अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डीएनए की जो मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, मसलन जैसे ए डीएनए, बी डीएनए और जी डीएनए, इनका आपस में हम डिफरेंस देखेंगे और इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी कंसर्न होगा इंशाल्लाह वो इस वीडियो में रिजॉल्व हो जाएगा। इस टॉपिक से पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने वाटसन और क्रिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो एक्चुअली क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस के गिर्द लिपटे होते हैं। और उसमें मैंने ये बताया था कि उनका जो आउटसाइड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है जो कि बैकबोन बनाता है, और जो उसका सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें क्या होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। अगर आप लोग ने ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ये जो आई बटन है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों को वीडियो का लिंक नज़र आ जाएगा। इसके अलावा मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो जो आज का टॉपिक है इसमें हम ए डीएनए, बी डीएनए और जी डीएनए का डिफरेंस देखेंगे, यानी कि जो डीएनए की एक्चुअल फॉर्म है उससे वेरिएबल फॉर्म कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीएनए की जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो वाटसन और क्रिक मॉडल है उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो यहाँ पे मैं जनरली बता देता हूँ कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होते हैं, दो स्टैंड होते हैं डीएनए के। एक ये स्टैंड है, ब्लैक से मैंने शो किया हुआ है, और ये देखिए एक रेड से स्टैंड है। अब यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, यहाँ पे इसको हम हेलिकल एक्सिस कहते हैं। इस सेंट्रल एक्सिस के गिर्द ये दोनों स्टैंड क्या होते हैं, लिपटे होते हैं, और इस तरह से एक डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाती है। अब यहाँ पे ये जो आउटर पोर्शन है, यहाँ पे ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये मोटा सी ये जो लाइन है, और इस तरह ये जो रेड लाइन है इसको हम कहते हैं बैकबोन। और बैकबोन में क्या होते हैं, फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं। और इसका ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है यहाँ पे क्या होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। और ये नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होंगी। मसलन जैसे अगर यहाँ पे जी है, इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जी अटैच है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा इसके ऊपर क्या होगा, सी होगा, और इनके दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये जनरल स्ट्रक्चर है डीएनए की। तो अब हमने देखना है कि जो ए फॉर्म है डीएनए की, उसमें डीएनए के जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी, और इसी तरह बी में क्या चेंजेस आएंगी, और इस तरह जो जी फॉर्म है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। वन बाय वन इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डीएनए की ये जो तीनों फॉर्म है इसमें हेलिक्स की कौन सी टाइप होती है। जो हेलिक्स की टाइप होती हैं वो दो होती हैं टाइप्स, एक को हम कहते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स और एक को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ये जो राइट हैंडेड हेलिक्स क्या होता है, उसमें अगर आप किसी चीज़ को आप पकड़ें हाथ में और अगर उसको घुमाएं तो वो किस तरफ को ऐसे रोटेट कर रही होगी। मसलन जैसे एक रॉड है, उसको अगर आप हाथ में पकड़ें राइट हैंड में और उसको अगर आप घुमाएं तो वो इस तरफ को जो है वो रोटेट कर रहा होगा। तो इसको हम कहते हैं, अगर ये जो डीएनए का हेलिक्स है वो इस तरफ को रोटेट कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। और इसी तरह अगर आप किसी रॉड को आप लेफ्ट हैंड में पकड़ें और उसको घुमाएं तो वो किस तरफ को घूम रहा होगा, इस तरफ को घूम रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई रॉड आप लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं तो वो किस तरफ को घूम रहा होगा, इस तरफ को घूम रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड। तो अगर कोई हेलिक्स इस तरफ को ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, और अगर कोई जो हेलिक्स है वो इस तरफ को रोटेट कर रहा होगा उसको हम कहेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। तो इसमें जो ए फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। और इसी तरह जो बी फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें भी क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। और जो जी फॉर्म होती है इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो ये तो फर्स्ट हो गया कि उसमें हेलिक्स की कौन सी टाइप होगी। अब हम देखते हैं कि डीएनए का जो एक हेलिक्स होता है उसमें कितने रेजिड्यूज होते हैं। अब ये डीएनए का हेलिक्स क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये देखें डीएनए का ये जो स्टैंड है ब्लैक वाला, वो यहाँ से टर्न होकर दोबारा उसी जगह पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे दोबारा उसी जगह पे आ गया है। तो इसको हम कहते हैं वन हेलिक्स कहते हैं इसको, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम कहते हैं हेलिक्स कहते हैं, यानी कि इसमें ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। और रेजिड्यूज क्या होते हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये दोनों मिलके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोर्शन है वो वन रेजिड्यू है। और इस तरह ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, तीसरा रेजिड्यू, ये चौथा हो गया। तो इसमें हमने देखना है कि एक हेलिक्स के अंदर कितने रेजिड्यूज होते हैं, डिफरेंट फॉर्म जो होती है डीएनए की। तो उसमें जो ए फॉर्म है डीएनए की उसमें होते हैं 11 रेजिड्यू, यानी कि पर हेलिक्स जो है एक हेलिक्स के अंदर 11 रेजिड्यू होते हैं।
और जो बी फॉर्म होती है डीएनए की, ये एक्चुअली वही फॉर्म है जो कि वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक जो डीएनए की फॉर्म होती है वो एक्चुअली यही बी फॉर्म होती है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू वाटसन और क्रिक मॉडल जो एक हेलिक्स होता है उसमें होते हैं 10 रेजिड्यू, लेकिन जो ये बी फॉर्म होती है जब ये एक्वस इन्वायरमेंट में होती है उस वक्त नंबर ऑफ रेजिड्यूज क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और वो कितने हो जाते हैं, 10.5, ठीक हो गया। यानी कि वाटसन और क्रिक के मुताबिक जो एक हेलिक्स के अंदर रेजिड्यूज होते हैं वो 10 होते हैं, लेकिन जब ये एक्वस इन्वायरमेंट में होती है जो बी फॉर्म होती है उसमें हो जाते हैं 10.5 रेजिड्यू हो जाते हैं। और इस तरह जो जी फॉर्म होती है इसमें कितने रेजिड्यूज होते हैं एक हेलिक्स के अंदर, उसमें होते हैं 12, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया कि रेजिड्यू कितने होंगे एक हेलिक्स के अंदर। अब एक और टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम कहते हैं हेलिक्स राइज। अब ये हेलिक्स राइज क्या होती है, यहाँ पे देखें ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये वाली ऊपर वाली नाइट्रोजनस बेस और ये जो नीचे वाली नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हेलिक्स राइज कहते हैं, ठीक है। अब ये कितना होता है, ये जो डिफरेंट फॉर्म होती है डीएनए के इनमें डिफरेंट होता है। तो किस तरह से, जो ए फॉर्म होती है उसमें जो हेलिक्स राइज है यानी कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है 0.26 नैनोमीटर, ठीक है। अगर इसको हम एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2.6 एंगस्ट्रम, ठीक है। और इसी तरह जो बी फॉर्म होती है, बी फॉर्म डीएनए की है, उसमें हेलिक्स राइज कितना होता है, उसमें होता है 0.34 नैनोमीटर, और अगर इसको हम एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रम। इस तरह जो जी फॉर्म होती है डीएनए की उसमें क्या होती है हेलिक्स राइज, उसमें होती है 0.37 इन नैनोमीटर, और अगर हम इसको एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3.7 एंगस्ट्रम। यहाँ तक हमने 3 जो पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, हेलिक्स की टाइप कौन सी होगी, और एक जो हेलिक्स है उसमें कितने रेजिड्यूज होंगे, और जो हेलिक्स राइज होती है वो कितनी होती है डिफरेंट फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि एक और टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूज़ की जाती है, उसको हम कहते हैं हेलिक्स पिच, या पिच हम जस्ट कहते हैं। पिच क्या होती है, ये जो एक पूरा हेलिक्स है इसकी लेंथ को हम कहते हैं पिच कहते हैं, इसकी जो लेंथ होगी उसको हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। अब ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। अगर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इसमें देखें यहाँ पे 11 रेजिड्यूज थे एक हेलिक्स के अंदर, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 0.26 नैनोमीटर, तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.28 नहीं आएगा, 2.8 नैनोमीटर आ जाएगा। अगर इसको हम एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28 एंगस्ट्रम, ठीक हो गया। अब हम आते हैं बी फॉर्म की तरफ, और बी फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया अकॉर्डिंग टू वाटसन और क्रिक मॉडल, उसमें जो एक हेलिक्स होती है उसमें कितने रेजिड्यूज होते हैं, वो होते हैं 10। तो अकॉर्डिंग टू हेलिक्स यानी कि वाटसन और क्रिक मॉडल, उसमें जो पिच होगी कितनी होगी, इसको अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कितनी बन जाएगी 3.4 नैनोमीटर, या अगर इसको हम एंगस्ट्रम में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 34 एंगस्ट्रम। तो यानी कि वाटसन और क्रिक के मुताबिक जो ये पिच होती है वो कितनी होती है 3.5 नैनोमीटर, और या फिर उसको हम 34 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं। और जब ये एक्वस इन्वायरमेंट में होता है बी फॉर्म जो डीएनए की होती है, उस वक्त क्या हो जाता है 10.5 हो जाते हैं रेजिड्यूज पर हेलिक्स। तो अब क्या होगा, पिच जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी हो जाती है, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है 3.6 नैनोमीटर, या फिर उसको हम लिख सकते हैं 36 एंगस्ट्रम, ठीक हो गया। और इसी तरह जो जी फॉर्म होती है डीएनए की, उसमें पिच कितनी होगी, उसमें कितने थे 12 रेजिड्यूज, और इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 4.4 नैनोमीटर, या फिर इसको हम 44 एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पिच जो है वो उसको देख लिया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पिच, और इसको हम नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम एंगस्ट्रम में लिख सकते हैं। और ये मैंने आप लोगों को बताया हम किस तरह से निकालेंगे, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर देंगे रेजिड्यूज को, जो हेलिक्स राइज है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन हमें सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास सही आंसर आ जाएगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं बेस टिल्ट। अब ये बेस टिल्ट क्या होता है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाटसन और क्रिक के मुताबिक
जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं, ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ये यहाँ पे जो मैंने डॉटेड से शो किया हुआ है, इसको कहते हैं हम सेंट्रल एक्सिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं, इस सेंट्रल एक्सिस की बिल्कुल क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। यानी कि यहाँ पे देखें ये सेंट्रल एक्सिस है और यहाँ पे ये देखिए नाइट्रोजनस बेसिस उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ये क्या था, वाटसन और क्रिक मॉडल था। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए तो उसमें ये देखा गया कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है उसमें एक्चुअली जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से परपेंडिकुलर नहीं होती इस सेंट्रल एक्सिस के, यानी कि बिल्कुल इस तरह से नहीं होंगी। किस तरह से होंगी, या तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है इससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ होंगी, यानी कि इस तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं होंगी, इस एंगल से थोड़ा ऊपर की तरफ होंगी या थोड़ा सा नीचे की तरफ होंगी। ठीक है, अब ये कितना डिग्री रोटेट करती हैं या टिल्ट करती हैं, रोटेट नहीं सॉरी टिल्ट कितना करती हैं उसको अब हम देखते हैं। जो ए फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें क्या होता है 20 डिग्री जो होती हैं, 20 डिग्री जो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो टिल्ट करती हैं परपेंडिकुलर से। मसलन जैसे यहाँ पे देखें ये परपेंडिकुलर है, इस ये सेंट्रल एक्सिस की ये क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन जो ए फॉर्म होगी डीएनए की उसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजनस बेसिस थोड़ा इस एंगल से, ये जो परपेंडिकुलर एंगल है इससे थोड़ा 20 डिग्री ऊपर की तरफ होंगी इस तरफ को। ठीक है, यानी कि यहाँ से 20 डिग्री ऊपर की तरफ होंगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे 20 डिग्री यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और जो बी फॉर्म होती है डीएनए की ये तकरीबन परपेंडिकुलर ही होती है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। मसलन जैसे यहाँ पे ए फॉर्म जो थी वो 20 डिग्री ऊपर की तरफ थी, लेकिन ये क्या होती है जो बी फॉर्म होती है ये -6 डिग्री जो होती है वो परपेंडिकुलर से थोड़ा हट के होती है या टिल्ट कर रही होती है। माइनस इस वजह से हम लिख रहे हैं कि अगर तो ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं 20 डिग्री, और अगर ये नीचे की तरफ टिल्ट हो रही होगी तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। तो ये तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा टिल्ट कर रही होती है, इसको हम तकरीबन परपेंडिकुलर ही कंसीडर करते हैं, यानी कि बहुत ही थोड़ा सा जो है वो टिल्ट कर रही होगी परपेंडिकुलर से इस तरफ को नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने -6 लिख दिया है। और इस तरह जो जी फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें क्या होता है, इसमें 7 डिग्री जो है वो ये जो बेस पेयर होती हैं वो परपेंडिकुलर से 7 डिग्री जो है वो ऊपर की तरफ टिल्ट कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेस टिल्ट। यहाँ पे भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम कहते हैं ट्विस्ट कहते हैं, या फिर हम कहते हैं रोटेशन पर रेजिड्यू। अब ये रोटेशन पर रेजिड्यू क्या होता है, नॉर्मली अगर आप लोग यहाँ पे देखें नाइट्रोजनस बेसिस, वो यहाँ पे अगर 2D स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो बिल्कुल किस तरह से नज़र आ रहा है, ये नाइट्रोजनस बेसिस इस तरह से हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी वो जो बिल्कुल गोल सी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसमें जो वो तख्ते लगे होते हैं सीढ़ी के वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, एक अगर तख्ता यहाँ पे है तो दूसरा किसी उसके एंगल पे होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कुछ एंगल पे होगा, मसलन एक यहाँ पे है तो एक एंगल पे होगा, फिर उसके ऊपर वाला किसी उससे थोड़ा अलग से ट्विस्ट कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा। तो इसी चीज़ को हम ट्विस्ट कहते हैं। मसलन जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एक ये नाइट्रोजनस बेसिस है तो दूसरी नाइट्रोजनस बेस उससे थोड़ी इस तरह से ट्विस्ट कर रही होगी, इस तरह से। ठीक है, फिर उससे ऊपर वाली जो होगी वो उससे थोड़ा ट्विस्ट कर रही होगी। तो इस तरह से डीएनए के जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है, इस तरह से घूम के जाती है और फिर उससे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाती है डीएनए की। तो इसी को हम ट्विस्ट कहते हैं, या फिर इसको हम रोटेशन पर रेजिड्यू कहते हैं। अब इन दो रेजिड्यू के दरमियान जो एंगल होता है वो अब हम देखते हैं कि कितना एंगल होता है डिफरेंट फॉर्म में। तो जो ए फॉर्म होती है डीएनए की उसमें क्या होता है 32.7 जो डिग्री होती हैं। मसलन जैसे ये एक है नाइट्रोजनस बेस तो उससे 32.7 डिग्री जो है वो रोटेट कर रही होगी उससे ऊपर वाली। ठीक है, फिर इससे ऊपर वाली जो होगी वो 32.7 रोटेट कर रही होगी। तो इस तरह से रोटेट करते जाएंगे और ऊपर की तरफ चलती जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह जो बी फॉर्म होती है डीएनए की इसमें कितनी होती है, इसमें होती है 34.3 डिग्री होती है। ठीक है, और जो जी फॉर्म होती है इसमें ट्विस्ट क्या होती है, इसमें ट्विस्ट माइनस में होगी क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंडेड है हेलिक्स, और लेफ्ट हैंडेड में अगर राइट हैंडेड में इस तरफ को जा रही है फर्ज करें तो जो लेफ्ट हैंड होगा उसमें इस तरफ को नाइट्रोजनस बेसिस जा रही होंगी इस तरफ को, और अगर राइट हैंड में इस तरफ को जा रही हैं तो लेफ्ट हैंडेड में इस तरफ को जा रही होंगी, यानी कि जो एंगल होगा वो माइनस में अब आएगा। तो जो जी फॉर्म होती है उसमें एंगल कितना होता है, उसमें होता है -30। ठीक है,
अब यहाँ तक हमने डिफरेंट जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब एक दो पॉइंट्स और हैं, उनको अब हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो होती है यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें हमें पता है कि 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स से मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आई बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को नज़र आ जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती है फास्फेट और एक होती है डीऑक्सीराइबोज और एक होता है नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये जो डीऑक्सीराइबोज होती है इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये डिफरेंट फॉर्म में होती है, या ये तो एंडो फॉर्म में होगी या फिर ये एक्सो फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं पकड़ अपीयरेंस कहते हैं हम उसकी डीऑक्सीराइबोज शुगर की जो ये जो डिफरेंट फॉर्म में अपीयरेंस होती है। ठीक है, तो इसमें होता यह है कि जो ए फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें जो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है C3 एंडो फॉर्म में होती है। ठीक है, और इसी तरह जो बी फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें जो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर वो होती है C2 एंडो फॉर्म में। ठीक हो गया। और इसी तरह जो जी फॉर्म होती है डीएनए की, इसमें दोनों फॉर्म पाई जाती हैं, इसमें C3 एंडो भी होगी और C2 एंडो फॉर्म भी होती है। जो C3 एंडो फॉर्म होती हैं, जब न्यूक्लियोटाइड्स प्योरीन होंगे, उसमें न्यूक्लियोटाइड में प्योरीन होगी तब वो होगी C3 एंडो फॉर्म, और C2 एंडो फॉर्म कब होगी, जब न्यूक्लियोटाइड्स में प्योरीन नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, पिरामिडीन होंगे, तब क्या होगी, C2 एंडो फॉर्म होगी। तो इस तरह से ये डिफरेंट फॉर्म जो होती हैं डीएनए के, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जी फॉर्म, इनमें इस तरह से डिफरेंट वो होता है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।